अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा इन वॉशिंगटन। इससे पहले कि मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ चलूँ, मेरा मेन सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, अपने सामने रखना चाहता हूँ, वो सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, चौधरी निज़ामुद्दीन, उसके हरकारे और जो पूरा सिस्टम है, उसकी इमरान खान के हवाले से और अली अमीन गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके और तहरीक इंसाफ के हवाले से हिकमत अमली है क्या? इसमें जिक्र मीडिया का भी आ जाता है, इसमें कुछ जिक्र PMLN और नवाज शरीफ साहब का भी आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी तरफ चलूँ, मुझे एक दो कमेंट्स को मुझे एड्रेस करना है। एक दो नहीं है, मैंने बहुत से कमेंट्स देखे हैं गुज़िश्ता चंद दिनों में, जिसमें आप में से बहुत से लोगों ने लिखा है कि डॉक्टर साहब हमें कोई पॉजिटिव इंस्पिरेशनल खबरें भी दिया करें, हम बहुत ज़्यादा मायूस हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, और आपका जो बहुत ही ज़्यादा ज़ालिमाना हद तक एक रियलिस्टिक एनालिसिस होता है, उसे और ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। पहली बात तो ये कि मेरा नहीं ख्याल कि मेरा रियलिस्टिक एनालिसिस ऐसा होता है जिससे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं कि वो उनके लिए हेल्पफुल होता है, और अगर ऐसा है तो आई मस्ट अपोलोजाइज। मैं कुछ ख्याल ज़रूर इसका कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा गोल है क्या? मेरा गोल ये है कि मैं एक इंडिपेंडेंट एनालिटिकल टूल्स डेवलप करने में आप में से बहुत से लोगों की मदद करूं। आप लोगों की जो फीडबैक है उससे मुझे ये लगता है कि गुज़श्ता 20-22 माह में इसमें खासी कामयाबी हुई है, और सैकड़ों लोग जो हैं, जो पाकिस्तान के अंदर है और दुनिया भर में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, बरतानिया में है, यूरोपियन यूनियन के शहरों के अंदर है, मशरक़ वस्ती में है, पाकिस्तान के हर शहर में, अर्बन एरियाज़ के अंदर है, उन्होंने अपने अपने इंडिपेंडेंट एनालिटिकल टूल्स डेवलप करने शुरू किए हैं। ज़ाहिर है कि हालात की वजह से किए हैं उन्होंने, इसमें सारा मेरी वजह से नहीं हुआ, लेकिन उसमें कोई छोटी मोटी कॉन्ट्रीब्यूशन मेरी भी है कि उन्होंने चीज़ों को डॉट कनेक्टिंग करके, जैसे मैं डॉट कनेक्टिंग कहता हूँ, यानी वही फैक्ट्स, वही इवेंट्स, वही डेवलपमेंट्स, वही एविडेंसेस जो सबके सामने है, उसको उन्होंने इकट्ठा करके उसमें से एक बिगर पिक्चर जो है वो डेवलप करनी शुरू की है। जैसे उनको पता चलता है कि इस्टेब्लिशमेंट के सियासी अज़ाइम क्या है, लेकिन ये जितने भी डॉट कनेक्टिंग वाले लोग हैं वो बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ, रजीम चेंज ऑपरेशन, वो कोई शायद मार्च 2022 में नहीं शुरू हुआ, बल्कि उसके डांडे उनको 2021 के शुरू से मिलते हैं। अब तक जो बैन अवी रद्द अमल और रिएक्शन हुआ है, अमेरिका की तरफ से, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से, बरतानिया की तरफ से, उसे उन्हें ये देखने का मौका मिलता है कि ये ताकतें जो एक्सटर्नल पावर्स हैं, ये शुरू से ही पाकिस्तान के रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर बहुत गहरी तरह से मुलव्वस थी, उसमें इनका एक रोल था। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर मगरब की दुनिया की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, पॉलिटिकल फ्रीडम्स के हवाले से, रूल ऑफ लॉ के हवाले से, अदालतों के हवाले से, जब उनको पामाल किया गया है, तो आपने देखा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, बरतानिया की 10 डाउनिंग स्ट्रीट की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से बहुत ही बराए नाम किस्म का एक रिएक्शन और रद्द-ए-अमल हुआ है। इस डॉट कनेक्टिंग से अब बहुत से लोग ये भी देखने में समझ चुके हैं कि चीन कोई बहुत बड़ी सुपर पावर नहीं है, बल्कि चीन को हमने पाकिस्तानी माइंड्स में बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया है। चीन एट बेस्ट एक रीजनल पावर है। इनफैक्ट अमेरिका और मगरब ने चीन को इस तरह से बांध के रखा हुआ है, उसके गिरदो नवाह के अंदर बांधते चले जा रहे हैं, जिसकी थोड़ी सी एविडेंस मैं भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के हवाले से आपके सामने और रखूंगा कि चीन वो रोल प्ले कर नहीं सकता दुनिया में, जो पाकिस्तानी माइंड की जो एम्बिशन है और जो पाकिस्तानी माइंड चाहता है, चीन के ऊपर जो क्वालिटीज़ देखना चाहता है वो नहीं। तो इस किस्म की डॉट कनेक्टिंग और रियलिस्टिक अप्रेजल और ये जो टूल है, एनालिटिकल टूल है, ये बहुत से लोगों की मदद कर रहा है। और इन दी एंड याद रखिए, जितना शार्प एनालिटिकल टूल होगा, उतने बेहतर सोल्यूशंस जो हैं आप लोग ढूंढ सकेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। फॉर इंस्टेंस, आपने बहुत सुना है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ के 100 बरस की जिंदगी से बेहतर है। ये कहना था, ये कहा जाता है, ये हमें 100% तो क्लियर नहीं है कि ये उन्होंने जब कहा था, इसकी कोई बहुत ज्यादा विटनेसेस और एविडेंसेस नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने 1799 में जसरनगा-पट्टम का अपनी शहादत से पहले, मतलब ही वॉज वेरी बोल्ड इनफ, ये तो क्लियर था कि उनके बाहर अंग्रेजी फौजें, ईस्ट इंडिया कंपनी की फौजें, दक्कन के निज़ाम, मराठा, सभी उनके खिलाफ बाहर सफारा थे, और वो किले की फसील से बाहर निकले, उन्होंने उनके ऊपर हमला किया, जहां उन्होंने जामे शहादत जो है वहां नोश किया। ये बहुत ही ब्रेवरी की एग्जाम्पल। लेकिन एक एनालिस्ट की ये भी जिम्मेदारी है मेरी तरह कि मैं आपको ये भी बताऊं कि एट दैट टाइम टीपू सुल्तान के साथ, ठीक है, बेट्रेयल हुआ, गद्दारी की गई उनके साथ, लेकिन टीपू सुल्तान के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने और उसके एलाइज ने, और एलाइज तो बेचारे सारे उसी किस्म के पूंजी और टट्टू थे जिस किस्म के अभी आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो एक ऐसी सिचुएशन इम्पोज कर दी थी जिसमें टीपू सुल्तान के पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस स्टेज पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। ही स्टूड नो चांस, एट द टाइम वो ट्रैप हो चुके थे। और 1799 का जो हमला सरनगापट्टम पे हुआ, जहां टीपू की मैसूर की हुकूमत जो है वो खत्म कर दी गई, वहां टीपू उससे पहले बहुत कमजोर हो चुके थे। 1791 के अंदर, 1791 के अंदर, टीपू सुल्तान जो है, उनके साथ जो एग्रीमेंट हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, टीपू सुल्तान ने उसकी कोई खिलाफ वर्जी नहीं की थी।
अंग्रेज़ों के पास 1799 के अंदर टीपू सुल्तान के ऊपर हमला करने का कोई भी कानूनी जवाज़ उनके अपने कानून के हिसाब से नहीं था। उस वक़्त की बरतानवी पार्लियामेंट में वॉइसरॉय के ये एक्शंस जो हैं, ये डिस्कस हुए थे कि हमने ये खिलाफवर्जी की है, हमने बिट्रे किया है, हमने अपनी कमिटमेंट्स को तोड़ा है। लेकिन वॉइसरॉय जो है वो बड़ा पैरानॉइड था। उसकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि टीपू एक पोटेंशियल लैंडिंग स्पेस प्रोवाइड करता है, उसका एक लिएज़ों है फ्रेंच के साथ। और नेपोलियन का उस वक़्त 1798 के बाद बहुत तेज़ी से यूरोप में राइज़ हो रहा था। फ्रेंच के पास नेवी थी, गो के मैसूर एग्जैक्टली एक नेवल कोस्टल टाउन नहीं है, लेकिन मैसूर मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कोस्ट से बहुत दूर भी नहीं है, कुछ ऐसे दरिया भी थे जो उसे आगे सीज के साथ कनेक्ट करते थे। तो अंग्रेजों के जहन में, वायसराय के जहन में यह था कि पोटेंशियल एक एंट्री पॉइंट जो है मैसूर प्रोवाइड करता है फ्रेंच नेवल पावर को, फ्रेंच पावर को। और अंग्रेज चूंकि खुद भी समुंदर के रास्ते ही आए थे, उनको बहुत बड़ा खतरा था कि अगर फ्रेंच को एंट्री पॉइंट मिलता है, उनको एक ब्रिज हेड मिल सकता है मैसूर की शक्ल में अगर टीपू सर्वाइव करता है। इसलिए टीपू की हुकूमत को खत्म करना जो है वो उनके लिए जरूरी था। तो इस किस्म के जो एनालिटिकल टूल्स हैं, इनको बिल्डअप करना जो मैं समझता हूँ मेरी जिम्मेदारी है। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इनको बिल्डअप करता चला जाऊं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। इस एनालिटिकल टूल सेट को लेके अब हम देखते हैं इस वक्त, जहां हम देखते हैं कि पंजाब हुकूमत ने एक बहुत अजीबोगरीब किस्म का हुक्म नादरशाही इशू किया। और उन्होंने एक तरफ तो वो गए हैं हाई कोर्ट के अंदर, जहां 2 मेंबर डिविजनल बेंच ने अगले चंद घंटों के अंदर, जो दिन शुरू होगा पाकिस्तान में, उसमें उन्होंने समाअत करनी है उस केस की, जहां पंजाब हुकूमत और पंजाब की जेल खाना जात जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सिंगल मेंबर बेंच ने इमरान खान को इजाज़त दे रखी है अपने वकला और सियासी लीडर्स के साथ मिलने के लिए, खास करके वकला से मिलने के लिए, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मिलने के लिए, जिसमें जेल के हुकाम की प्रेजेंस नहीं होती, और मीडिया से, ये जो है ये ख़त्म हो जानी चाहिए। इसके एग्जैक्ट रीजंस क्या हैं ये हमें ठीक से पता नहीं चल सका, बिकॉज की एक अजीब और गरीब किस्म की उनकी डिमांड है। और जहन में ये भी रखिए, मतलब आप जानते हैं कि मीडिया को कहा गया है कि मीडिया को भी मिलने की इजाज़त नहीं होगी, 1-2 किलोमीटर वो दूर रहेंगे। अपेरेंटली उसमें तो सिक्योरिटी रीजंस जो हैं वो साइड किए जा रहे हैं। ओके, दिस इज़ वेरी इनकन्विंसिंग। दूसरी तरफ पंजाब की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने मंगल के दिन, ट्यूसडे के दिन इमरान खान साहब से मुलाकात करनी थी, उस मुलाकात से उन्हें रोक दिया। इसके हवाले से पंजाब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर एक खत लिखा है खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को, और उनको कहा है कि आप उनसे ना मिलें, 15 दिन तक उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, सिक्योरिटी के खदशात हैं, ब्ला 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 ब्ला। अब ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम्टी डम्टी रजीम है ये। रिमेंबर दिस थिंग, जिस तरह से पहले नवाज शरीफ साहब हम्टी डम्टी थे, अब वो हम्टी डम्टी बाहर हो गया। अब ये हम्टी डम्टी रजीम है। इन ऑल द किंग्स हॉर्सेज एंड ऑल द किंग्स मैन, अल्टीमेटली हम्टी डम्टी को रिसरेक्ट नहीं कर सकेंगे। ये पॉजिटिव चीज़ को जहन में रखिए। ये हम्टी डम्टी रजीम है। तो हम्टी डम्टी रजीम जो है वो अपने जवाल पजीर है, क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर है हर तरह से वो दिखाते हैं कि वो जवाल पजीर नहीं है और उनके पास हर किस्म की ताकत है। लेकिन हम्टी डम्टी रजीम का बेस्ट ऑफ ऑल तो ये जो एक्शन के इमरान खान से हमने लोगों को नहीं मिलने देना, ये उनकी डेस्परेशन, उनकी फ्रस्ट्रेशन का गमाज है। और जो एक्सप्लेनेशन वो दे रहे हैं कि यहाँ सिक्योरिटी रिस्क है, जाहिर है कि हम्टी डम्टी की कोई भी एक्सप्लेनेशन और कोई भी बयान जो है वो सच्चाई पे मबनी नहीं है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम्टी डम्टी रजीम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। हम्टी डम्टी रजीम यहाँ पे 3-4 किस्म की चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है। हम्टी डम्टी रजीम को ये लगता है कि इमरान खान जब हर हफ्ते ट्यूसडे और वेडनेसडे को, या ट्यूसडे या थर्सडे को, अपने वकला से मिलते हैं, उनकी मीडिया से मुलाकात होती है, अदालत के सामने उनकी केस प्रोसीडिंग होती है, तो इमरान खान वहाँ से एक मैसेज निकलता है, एक पैगाम निकलता है। उसके बाद वो फिर पाकिस्तानी मीडिया में भी, चूंकि वो रिपोर्टर्स के साथ बात होती है, वहां पर वो रिकोशेट करता है, रिवर्बरेट करता है, और वहां से निकल के वो दुनिया भर के सोशल मीडिया के सामने आता है, जहां पे हजारों लोग जो हैं उसको बार बार दोहराते हैं। फिर बाहर, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, कनाडा में, बरतानिया में, अमेरिका में बैठे हुए जो व्लॉगर्स हैं, वो उसका एक एनालिसिस करते हैं, उससे खबर बनती है, वो इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो चीज़ ये है कि आपने डिप्रेशन पैदा करना है, तारीखी पैदा करनी है, डिस्कनेक्ट पैदा करना है, ताकि वो जो लीडर है पाकिस्तान के लोगों का, जो उनका असल दर हकीकत लीडर है, द लीडर, उस लीडर को आप उसके लोगों के साथ, उसकी पार्टी के साथ, मीडिया से उसे डिस्कनेक्ट कर दे, ताकि उसकी कोई खबर ना आए। वो जो अंग्रेजी का पुराना मुहावरा है, आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड, तो वो मसलसल ये चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें थोड़ा सा ये बात मानना पड़ेगा, एक तल्ख हकीकत ये है कि इसमें बहुत हद तक उनको कामयाबी हुई है, जब उन्होंने, यानी सबसे बड़ी उनकी कामयाबी यही है कि उन्होंने इमरान खान को अवाम और मीडिया की नज़रों से ओझल कर दिया है। और उसमें उनको चैलेंज ये है कि इमरान खान की खबर फिर भी आ जाती है, हर हफ्ते इमरान खान की कोई चीज़ बाहर आ जाती है। सेकंड, उनका यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक गोल ये है कि वो इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से, और खैबर जहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जैसे गौहर, बैरिस्टर गौहर हैं, जैसे उमर अयूब हैं, और जितनी उनकी लीडरशिप बाहर है जो कि फंक्शन कर रही है, उस फंक्शनल विजिबल लीडरशिप से जो ग्राउंड पे ऑपरेट कर रही है, जिसे ऑपरेट करने का एक लिमिटेड लाइसेंस दिया गया है, उसे इमरान खान की से उसे डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं।
कि नहीं, जो लीडर है उससे अगर आप उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो इसका मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और जो पीटीआई की लीडरशिप है नेशनल असेंबली के अंदर, प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर, उसको फिर चौधरी निजामुद्दीन का सिस्टम जो है अपने हिसाब से उसे एक डायरेक्शन दे सकेगा। इसमें ये कोई, इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये कुछ तहरीक, इसका इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये तहरीक इंसाफ के लीडरों की सोच है, कुछ की हो भी सकती है, या ये उनकी कोई एक, किसे कहते हैं, साजिश है। ये चौधरी निजामुद्दीन का एक स्ट्रेटेजिक पैराडाइम के अंदर ऑपरेट करने का तरीका है कि आपने जब डिस्कनेक्ट आप कर देंगे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को डिस्कनेक्ट कर देंगे तहरीक इंसाफ को, तो ये इंडिपेंडेंट सेंटर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ पावर बन जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता इनको एकोमोडेट करना, इनको इनको हैंडल करना, इनको एक डायरेक्शन में चलाना जो है, वो चौधरी निजामुद्दीन के लिए आसान हो जाएगा, मुमकिन हो जाएगा। ये उनकी एक थिंकिंग है, इसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी जो है वो उनके लिए नहीं होगी। और ये उनका एक, अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि ये उनका एक टेस्ट बैलून भी है, क्योंकि ये बहुत ही हुक्म नादरशाही है, तो उन्होंने एक टेस्ट बैलून यहाँ पे लॉन्च किया है, जिस टेस्ट बैलून को देखना चाहते हैं कि इसके ऊपर पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग, पाकिस्तान की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, तहरीक इंसाफ और दुनिया भर में फैले हुए पाकिस्तानी डायस्पोरा और हम लोग जो भी ब्लॉगर्स हैं, हम इसके ऊपर किस तरह से रद्द अमल करते हैं। सो दिस इज द पॉइंट कि इसको तहरीक इंसाफ जो है इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है, और इस हवाले से मेरे पास कुछ सजेशंस भी होंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक और भी चीज़ बड़ी चुटकी में कह दूं, वो ये कि सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं हो रहा, यही जो चीज़ है वो दूसरी तरफ में पीएमएलएन के जो सुप्रीमो लीडर हैं नवाज शरीफ साहब को भी बिट बाय बिट, स्टेप बाय स्टेप, एक्चुअल जो डिसीजन मेकिंग है और एक्चुअल जो अथॉरिटी की एक्सरसाइज है विद इन द पीएमएलएन, उस लीडरशिप से डिस्कनेक्ट करने की जो है वो कोशिश हो रही है। अपने आप से सवाल पूछिए कि जहां इस वक्त जाहिर है कि सबको पता है कि दर हकीकत ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म 45 नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से बहुत बुरी तरह से हार चुके हैं। नवाज शरीफ साहब एक हारे हुए लीडर हैं, मानसरा की सीट तो उनकी गई ही, अब वो लाहौर की सीट पे खड़े हैं। वो लाहौर की सीट भी जाते हुए नजर आती है। अब क्वेश्चन अपने जहन में पूछिए कि जहां नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गए, आपने कितनी दफा ये सोचा है कि असल में तो शहबाज शरीफ भी हारे ही होंगे। शहबाज शरीफ तो की कोई पॉपुलर अपील बेचारे की कभी थी भी नहीं, अपने थी कोई सीट उन्होंने जिंदगी में शायद निकाली ही ना हो सिरे से। अपने हेडेज में चले नवाज शरीफ की अनायत की वजह से, नवाज शरीफ की पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी के सदके शहबाज शरीफ साहब की कोई सीट निकल आई हो तो निकल आई हो, लेकिन पीएमएलएन के अंदर हर शख्स, हर वर्कर, हर लीडर, ज़राए ब्लॉक के वो लोग जो पीएमएलएन के पॉलिटिकल डायनामिक्स को फॉलो कर रहे हैं 90 से 80 से, वो अच्छी तरह जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का बदकिस्मती से फॉर हिम, एडमिनिस्ट्रेटर वो अच्छे होंगे, फाइनेंस और अकाउंटिंग की उनको अंडरस्टैंडिंग होगी, सिविल ब्यूरोक्रेसी से वो डील कर लेते हैं, लेकिन उनका पंजाब के लोगों के साथ, ये दुनिया में कहीं पर भी किसी ह्यूमन कम्युनिटी के साथ कभी भी कोई ह्यूमन रिलेशनशिप नहीं है। उनकी शख्सियत में किसी किस्म की इंस्पिरेशन नहीं है, उनकी कोई कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं। सीट तो उन्होंने भी नहीं जीती होगी, लेकिन उनका स्कैंडल नहीं बना स्कैंडल जो है वो नवाज शरीफ का। इसमें भी आपको एक हिकमत अमली नजर आती है। और इस वक्त अगर आप देखिए, ये ठीक है कि उनकी ना तजर्बाकार जो बेटी हैं, जो उनके बगैर ज़्यादा फंक्शन भी नहीं कर सकती, उन्हें चीफ मिनिस्टर पंजाब लगा तो दिया गया है, उनके पास एक सेरेमोनियल ट्रैपिक्स तो हैं, उनके पीछे पीछे कैमरों की टीम तो चल रही है, सब कुछ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो फंक्शनल एबिलिटी है वो रिड्यूस होती चली जाएगी अगर नवाज शरीफ साहब का असर रसूख जो है वो कम होता चला जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के ज़राए ब्लाग के अंदर, मीडिया, टेलीविजन, ब्लॉगों से फिर में मसलसल ये डिस्कशन हो रही है कि सूनर और लेटर नवाज शरीफ साहब ने जो सीट जीती हुई है, जो जिताई गई हुई है, जो जाली सीट है, वो भी उनकी ज़ाया हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी तरह सलमान अकरम राजा अपनी सीट ले ही लेंगे, और इस्लामाबाद की 3 सीटें जो हैं उनका भी फैसला हो जाना है, वो भी तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी, बिकॉज सारे इस्लामाबाद के बच्चे बच्चे बूटे बूटे को पता है कि वो सीटें बहुत बुरी तरह से हारी हुई हैं, जिन लोगों को वहाँ पे जिताया क्या, और तहरीक इंसाफ ने वो सीटें जो है वो जीती हुई हैं। जी, मैं शोहेब शाहीन वाला की बात कर रहा हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब की सीट के बारे में बहुत सारे लोग बड़े परेशान हैं आजकल कि ये जाने वाली है। तो ये है कि सलमान राजा साहब जीते हैं वो हल्का फॉर्म 45 के मुताबिक। और नवाज शरीफ साहब जीते हुए हैं कि हारे हुए हैं? मुझे नहीं लगता कि मियां साहब जीते हैं, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। 3 सीटें उलट जाएंगी, नवाज शरीफ साहब की सीट उड़ जाएगी और ओम चौधरी साहब की सीट उड़ जाएगी। मगर अगर नवाज शरीफ साहब की सीट उड़ जाती है तो ये तो बहुत बड़ी एक जल्जला है फॉर पीएमएलएन कि उनका जो लीडर है उसी को आपने फारग कर दिया। तो इसमें एक चीज़ को रखिए कि नवाज शरीफ साहब को भी सिस्टम से आउट किया जा रहा है, एक ऐसी सूरत हाल पैदा की जा रही है कि वो इस सिस्टम के लिए, जहां अभी वो रूहे रवा है, अभी सारे फैसले नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, कौन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, जैसे मोहम्मद औरंगजेब को लेकर आए हैं, ये सारे फैसले नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। लेकिन सिस्टम की थिंकिंग ये है कि पीएमएलएन में और शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी ऑलरेडी एक इक्वेशन है, जहां हम तहरीक इंसाफ के अंदर जो पोटेंशियल पावर सेंटर्स पैदा किए जा रहे हैं,
जहां उनको एकोमोडेट किया जा रहा है और इमरान खान से इनको डिस्टेंस पैदा करने की कोशिश की जा रही, वहां हमें एट द सेम टाइम देखने की जरूरत है कि नवाज शरीफ के साथ भी PMLN की लीडरशिप को शहबाज शरीफ की शक्ल में और बाकी सब लोगों को नवाज शरीफ से दूर करने की कोशिश की जा रही है। भी बड़ी सोफेस्टिकेटेड गेम है कि नवाज शरीफ हैं भी हैं, आज़ाद भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन सियासी तौर पर नवाज शरीफ गैर मौसर और इररेलेवेंट होते चले जाएं। ये किस्म की एक थिंकिंग वहां पे आपको नजर आती है। विद दिस लेट मी नाउ कम बैक टू कि इस कहानी पूरी के अंदर अली अमीन गंडापुर जो है उनके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वो कैसे फिट होते हैं। आप ऐसे बहुत से लोग सुन चुके होंगे कि इलेक्शन कमीशन के एक 2 मेंबर ट्रिब्यूनल ने, बेंच ने अली अमीन गंडापुर को 26 मार्च को बुला लिया। क्या कंप्लेंट है उनके खिलाफ? एक कंप्लेंट आई है, प्राइवेट कंप्लेंट आई है कहीं से सिटीजन्स की तरफ से कि अली अमीन गंडापुर ने 727 केनाल की जो जमीन है उन्होंने डेरा इस्माइल खान में उन्होंने एक्वायर की हुई है, जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की। और अब 26 मार्च को उनको इस हवाले से एक्सप्लेनेशन देने के लिए बुला लिया गया है और कहा गया है कि इनकी जो सीट है इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, इनको डिसीट किया जाए खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली से। अच्छा, ध्यान में ये रखिए कि इससे पहले उनके खिलाफ एक शराब का भी, अल्कोहल की बोतल की पोजेशन का भी एक केस था, जिसमें एक ट्रायल कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को कसूरवार समझा, उनको उन्होंने उनकी कन्विक्शन कर दी थी, लेकिन फिर एक सेशन कोर्ट ने उस केस को इनवैलिड कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया और मजीद उनको किसी किस्म की भी हेयरिंग वेयरिंग से उन्होंने रोक दिया था। तो वहाँ पे एक बैलेंस चल रहा है। अब ये क्या हो रहा है इस वक्त जो अली अमीन गंडापुर के साथ हो रहा है, इसको देखने के 2-3 तरीके हैं, टूल्स। एक तो ये है कि क्या ये आपके जहन में सवाल है कि अली अमीन गंडापुर को मजबूर कर दिया जाएगा कि वो खैबर पख्तूनख्वा की प्राइम मिनिस्टर की चीफ मिनिस्टर ना रहें? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, होने को तो हर चीज़ पाकिस्तान में हो सकती है, लेकिन इस स्टेज के ऊपर इसको करना सियासी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को, चौधरी निज़ामुद्दीन को बहुत सूट इसलिए नहीं करता कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ को जो 2/3 अक्सरियत लेने दी गई है और उनको अपनी हुकूमत बनाने दी गई है, इसके पीछे चौधरी निज़ामुद्दीन और उनके तमाम सिस्टम की जो इसमें विजडम और थिंकिंग है वो ये है कि चूंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस किस्म की पोलिटिकल टर्बुलेंस है, जिस किस्म की वहाँ पर एक अवेयरनेस है, जिस किस्म की वहाँ पर एक जोश व खरोश पाया जाता है, एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी उनकी इमरान खान के साथ है, उसमें उन्होंने ये ज़रूरी समझा है कि आप जिस तरह से प्रेशर कुकर होता है घर में, किचन में, आपने अक्सर देखा होगा, शायद ही आप में से कोई ऐसा हो जिसने अपनी मम्मी का, अपनी वालदा का किचन में प्रेशर कुकर ना देखा हो, उसको खुद भी आपने, बहुत से लोगों ने डील किया हो। अब आई डोंट नो मॉडर्न, अब हमारे घर में तो हुआ करता था, मैंने वैसे ऐसे से ऐसे पुराने प्रेशर कुकर देखे नहीं। तो जो पुराना प्रेशर कुकर होता था उसके ऊपर एक सेफ्टी वेल्व होता था जिसमें से सीटियां बचती थी अगर प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। चौधरी निज़ामुद्दीन को एहसास है कि खैबर पख्तूनख्वा को प्रेशर वॉल्व, उनको प्रेशर कुकर का एक सेफ्टी वेल्व चाहिए, उनको वहां पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत चाहिए। अब उसका चीफ मिनिस्टर जो है अली अमीन गंडापुर होता है, ये कोई और होता है, उनको उसको एक्सेप्ट करना है। इसलिए इस स्टेज पे अली अमीन गंडापुर को वहां से हटा देने का सीन जो मुझे लगता है उनकी पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स में फिट नहीं होता। तो फिर क्या कर रहे हैं वो अली अमीन गंडापुर को? अच्छा, पहले भी अगर अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं तो हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये एक एकोमोडेटिव रिलेशनशिप है। ये accommodative relationship है because of the popularity of तहरीक इंसाफ, because of the popularity of इमरान खान, but at the same time ये एक acceptable solution भी है जो कि establishment को भी चाहिए कि वहाँ पर एक ऐसा शख्स हो जो उनको 24 घंटे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, रोबस्ट तरीके से चैलेंज ना कर रहा हो। लेकिन अली अमीन गंडापुर का मसला ये है कि उनके नीचे जो अवाम है और बाकी सारी पार्टी है वो चाहती है कि वो सख्त एक स्टैंड लें, इसलिए अली अमीन गंडापुर को एक बैलेंसिंग एक्ट करना है। वो बैलेंसिंग एक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मखदूम जावेद हाशमी साहब ने हम सब के ऊपर, आप सबके ऊपर, पूरे मीडिया पे, पूरी दुनिया पे उन्होंने बड़ा एहसान कर दिया, उन्होंने वो टूल दिया। मैं 100 बरस तक भी शोर बचाता रहता कि टूल ये है, लेकिन अगर मखदूम जावेद हाशमी साहब वो टूल डिस्क्राइब ना कर देते अपनी वीडियो स्टेटमेंट में तो किसी ने मेरी बात माननी नहीं थी, लेकिन वो टूल इस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो वो जो एक टूल के जरिए ही अली अमीन गंडापुर और बाकी सबको भी मैनेज किया जा रहा है। तो एक तरफ अली अमीन गंडापुर के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड्स प्रेशर है कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी है, दूसरी तरफ जो है वो उनको पता है कि मैं एक हद से आगे नहीं जा सकता। ये जो केसेस हैं ये अली अमीन गंडापुर को 2 चीज़ें देते हैं। एक तो उनको डायरेक्शन में रखने के लिए प्रेशर दिया है कि भाई आपने ज़रा ख्याल रखें, आपकी बड़ी पोजीशन वल्नरेबल है और हो सकता है वो 727 के बाद वाली केस में कुछ जान भी हो। दूसरी तरफ ये है कि आप उनको एक लेजिटिमेसी भी देते हैं, उनको एक सर्टेन डिग्री ऑफ पॉपुलैरिटी भी यहाँ पर दे देते हैं। तो खासा मेरा ख्याल है मैंने एक टूल आपको दे दिया। विल हम्प्टी डम्प्टी सिस्टम सर्वाइव? नो, हम्प्टी डम्प्टी सिस्टम कमजोर ही होता चला जाएगा, ये बहुत देर तक सर्वाइव नहीं कर सकेगा। ये अचानक आप, खैर ये हम डिस्कस करते रहेंगे। दो में आपको इस पर क्या करना चाहिए तहरीक इंसाफ को? तहरीक इंसाफ को इसे कहते हैं, इस हवाले से जो सिचुएशन है इस वक्त की गई है, इस पे
तहरीक इंसाफ को एक बड़ी फॉर्मल किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत है, जिसमें इंटरनेशनल मीडिया को, न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट, रॉयटर्स, AFP, जो कोई भी पाकिस्तान में मौजूद है उसको, उसके अलावा ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ट्रिब्यूनल, सबको बुलाने की ज़रूरत है, जिसमें उनको स्टेट करना चाहिए कि हमें इमरान खान की ज़िंदगी और ये जो नई पाबंदियाँ लगाई गई हैं ये ह्यूमन राइट की वायलेशन है, ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का लीडर है, उसको कम्युनिकेशन डिनाई करना ह्यूमन राइट की वायलेशन। एक दूसरी बात है कि हमें उनकी ज़िंदगी के हवाले से बहुत सा खतरा है और उसकी फॉर्मल प्रेस रिलीज भी इशू होनी चाहिए, और वो फॉर्मल प्रेस रिलीज और स्टेटमेंट जो है विद रिक्वेस्ट कि जी हम इसको आपको अलर्ट करना चाहते हैं, इसकी कॉपी जानी चाहिए टू द US एम्बेसी, टू द ब्रिटिश हाई कमीशन, टू द यूरोपियन यूनियन, टू ह्यूमन राइट जो यूनाइटेड नेशन का डिवीजन है, टू द यूनाइटेड नेशन इटसेल्फ, टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, कि हमें इस मामले में बहुत हमारे खदशात जो हैं लाक हैं, टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, टू ऑल द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड ऑल जितनी भी ह्यूमन राइट की ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में हैं और दुनिया में, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट वॉच है, इन सब के पास इसकी जो है जानी चाहिए, ये इसका फायदा होगा। ठीक, ये मतलब ये प्रोसेस स्टेज के ऊपर करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन खासी लंबी मैंने बात करनी थी, दो मैं क्विकली आपको बात बता दूं। एक तो ये कि इंटरनेशनल दो डेवलपमेंट्स हैं। इंडियन नेवी जो ब्लू ओशन नेवी की प्रोजेक्शन है वो अब इंडियन नेवी करने की सिचुएशन में आ भी गई है और इंक्रीजिंगली कर भी रही है। दो इस वक्त साइमल्टेनियसली हिंदुस्तान की नेवी ने गुज़श्ता चंद दिनों या हफ्तों में दो नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, जो बाय एंड लार्ज साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं। एक का नाम जो इंडियन खुद से बना है INS विक्रांत, दूसरा उन्होंने रशिया से लिया है जो INS विक्रांत आदित्य मेरा ख्याल उसका नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और दोनों मेरा ख्याल एक में से कम MiG-29 प्लेन्स जो हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइटर प्लेन है मिग सीरीज के अंदर, वो टेक ऑफ भी कर रहे हैं और लैंड भी कर रहे हैं। और जहन में ये भी रखिए कि इंडियन नेवी ने गुज़श्ता चंद हफ्तों के अंदर या महीनों में रेड सी के अंदर और डिफरेंट जगहों के ऊपर बड़ी उन्होंने फंक्शनल कैपेबिलिटी जो है पायरेट्स के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेट की है, जिसका बड़ा चर्चा है। दूसरी डेवलपमेंट वो है, तफसील में ज़्यादा देना चाहता था, वक्त ज़्यादा नहीं रहा। तफसील में वो ये है कि आज के दिन जो ट्यूसडे का दिन है, अमेरिका में प्राइमरीज एंड हो जाएंगी, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक, और दोनों जगहों पर एक तरफ पे डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट बाइडेन, जिनको कोई चैलेंज था ही नहीं, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट फॉर्मली हो जाएंगे। उन्हें इस हवाले से 1968 डेलीगेट्स पूरे करने थे। डेमोक्रेटिक पार्टी का अपना एक कन्वेंशन, ये रूल है, उनकी शायद डेलीगेट ज़्यादा है, और रिपब्लिकन साइड पे 1215 पूरे करने थे ट्रंप को, तो दोनों आज के दिन के अख्ताम में पूरे कर लेंगे। दोनों फॉर्मल कैंडिडेट जो हैं वो डिक्लेयर हो जाएंगे। अच्छा, अब ट्रंप जो है उनके खिलाफ बहुत से लीगल चैलेंजेस हैं, लेकिन जब ट्रंप फ्रंट रनर कैंडिडेट बन जाएंगे और बन चुके हैं, रिपब्लिकन पार्टी के और उनके सारे जितने भी कंटेंडर उनके खिलाफ थे उनको वो हरा चुके हैं, वो सब निकल गए हैं, बाहर हो गए हैं, और निकी हेली के अलावा बाकी सब ने ट्रंप की प्रेसिडेंसी को सपोर्ट भी किया है। तो ये जो लीगल चैलेंजेस हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये लीगल चैलेंजेस ट्रंप को प्रेसिडेंट के इलेक्शन तक या नवंबर में जो इलेक्शन होना है उससे रोक सकेंगे। दूसरी तरफ बाइडन जो है उनको कोई चैलेंज था ही नहीं, और वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं, लेकिन उनका जो बेस है वो बहुत डिमोरलाइज है फॉर वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग द वॉर इन द गाजा। उसकी मैं बात करता रहा हूँ, मजीद भी बात करता रहूँगा। अभी इतना ही, फिर चंद घंटों में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।